Hi everyone, welcome back to the NEET Biology NCERT series for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर एनसीईआरटी से, हिंदी मीडियम की, लाइन बाय लाइन। और एनसीईआरटी के तो सारी लाइंस डिकोड करेंगे ही, और साथ ही साथ जो भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। हर बार की तरह हमको क्या करना है, हर चीज डिकोड करते हुए चलना है, बट क्विक रिवीजन के फॉर्म में चलना है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। डिटेल्ड लेक्चर करने के बाद हम एनसीईआरटी को क्विकली करेंगे सारी लाइंस, ताकि हम कवर कर पाए। ठीक है, चलो देखो चैप्टर के नाम में क्या है बेटा, शरीर, द्रव। उसके बाद दूसरा वर्ड हमको मिला है परिसंचरण। हिंदी इंग्लिश दोनों करते चलेंगे, ताकि जो बच्चा जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो हिंदी मीडियम का होते हुए, वो उसको फॉलो कर पाए। ठीक है, परिसंचरण होता है बेटा सर्कुलेशन, परिसंचरण होता है सर्कुलेशन। और शरीर द्रव होता है बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स। जैसे ही हमने बॉडी फ्लूइड्स की बात करी, हमको याद आ जाना चाहिए क्या, एनिमल टिश्यू। याद करो बेटा, सब चीज रिकॉल करते चलेंगे, चैप्टर्स को लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि कभी भी क्वेश्चन एक से ज्यादा चैप्टर का लिंक करके एक साथ आए तो हम उसको आराम से कवर कर पाए। देखो इसमें क्या था, हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर याद करिए एक आया था विशिष्ट संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के अंदर हम पढ़ते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक। और विशिष्ट संयोजी ऊतक के अंदर हमने पढ़ा था तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरल संयोजी ऊतक को हमने तरल क्यों बोला था बेटा, क्योंकि इसका आधात्री कैसा होता है, आधात्री होता है तरल, ठोस नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसको किसमें पढ़ा था कि एक एक्सेप्शन होती है जिसमें फाइबर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते थे, तंतुहीन, तंतुहीन। इसके अंदर आते कौन कौन से टिश्यू थे बेटा, एक आता है ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ, लसिका, रुधिर और लसिका। तो इस चैप्टर में हमको यही बॉडी फ्लूइड्स पढ़ने, कौन कौन से, एक पढ़ना है ब्लड, रुधिर, और दूसरा हमको पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर लसिका। और ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कर रहे हैं, परिसंचरण कर रहे हैं। यानी ये हमारी बॉडी का क्या बना रहे हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। हम इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन बॉडी का कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे बेटा, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के अंदर देखो क्या क्या आता है, डिटेल लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंदर पहला आता है परिसंचरित होने वाला द्रव्य। कौन सा लिक्विड है जो बॉडी में परिसंचरित हो रहा है, घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा ब्लड। ठीक है, इसको पंप करता है हार्ट। और ये जिन पाइप्स के अंदर होता है बेटा, वो होती हैं रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। तो क्या क्या आ गया, रुधिर आ गया, फिर आपका हार्ट आ गया, और रुधिर वाहिनियां आ गई। फिर हम रुधिर वाहिनियां जब टॉपिक करेंगे, तब हम इसके अंदर करेंगे धमनी, शिरा, केशिका, कैसे कैसे इनका जाल बनता है, ये सारा कुछ। ठीक है, एक ये परिसंचरण तंत्र जो है, ये ब्लड से हमने किया। ऐसे ही हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा, एक हमारे पास लिम्फेटिक, चैप्टर ने इसकी बात थोड़ी सी कम की है, परिसंचरण तंत्र जो ब्लड वाला है उसकी बात ज्यादा की है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लसीकाभ तंत्र के अंदर जो परिसंचरित होने वाला द्रव होता है वो होता है लसिका। वो भी ऐसे ही होता है बेटा, लसिका वाहिनियों में चलता है। लसिका किस में बह रही होती है, लसिका की भी वाहिनियां होती हैं, लसिका की भी धमनी, शिरा, केशिका होती है, कुछ लसिका नोड्स होते हैं। तो ये सब हम आगे डिटेल में करेंगे, और इम्यून सिस्टम में भी आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ठीक है, चलो चैप्टर का पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। अब तक आप सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ये तो हमको पता ही है, जीवित कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, पोषण चाहिए। यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे, ऑक्सीजन, पोषण, फिर अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए।
ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन होना चाहिए। अब सेल में ऑटो जाना चाहिए, पोषण जाना चाहिए, पर उस सेल के अंदर काम करते करते, मशीन ही तो है, काम करते करते जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा या हानिकारक पदार्थ बनेगा, जैसे CO2 बन जाता है, उसको हमें उसमें से निकालना भी होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ब्लड किसका काम करता है बेटा? ब्लड ट्रेन का काम करता है। जिसको जहाँ से जहाँ जाना है आप ट्रेन में बिठा दो, ठीक है? और ये ट्रेन घूमती रहेगी और अपने स्टेशन पे पदार्थ उतर जाएगा, ठीक है? तो आपने मान लो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को ट्रेन में बिठाओ, उसके बाद ट्रेन घूमती रहेगी, मान लो जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर ऑक्सीजन उतर जाएगा। सेम इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ, वहाँ से ट्रेन में बिठाओ ब्लड में, ब्लड घूम रहा है पूरी बॉडी में, ट्रेन पूरी बॉडी में चल रही है। वहाँ से जिस सेल को ज़रूरत होगी ग्लूकोज़ की, वहाँ ग्लूकोज़ उतर जाएगा, ठीक है? ऐसे ही सेल सेल में CO2 बन गया, कोई भी हानिकारक चीज़ बन गई, तो उसको ब्लड में बिठाओ, हर सेल के पास ब्लड जाता है, वहाँ पर बिठाओ, फिर घुमाओ, घुमाते-घुमाते लंग्स आया, CO2 को बाहर निकाल दो। सब चीज़ें अपने स्टेशन पे उतर जाती हैं, ठीक है? देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी, अब देखो यहाँ पे अलग-अलग जीवों के बारे में पहले बता रहा है। सबसे पहले किसके बारे में बता रहा है? स्पंज के बारे में। स्पंज में और सिलिंड्रेट में बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान-प्रदान सरलता से हो सके। यानी कि बेटा सबसे पहले अगर हम लिखें यहीं एनसीईआरटी से, यहीं एनसीईआरटी से आपके पास डिटेल्ड में ये सारे नोट्स होंगे, ठीक है? अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी जितना कर रहे हैं। तो ये हो गया स्पंज और ये हो गया सिलेंटरेटर। इन दोनों में ही आप क्या बोलोगे कि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इसके अंदर परिसंचरण के लिए फुल फ्लेजेड एक अलग से तंत्र नहीं है। तो ये अपना परिसंचरण कैसे करते हैं? ज़रूरत तो इनको भी है पदार्थों को ग्रहण करने की और निष्कासन करने की। तो ये कैसे करते हैं बेटा? ये पूरा जी पानी में रहते हैं और शारीरिक गुहाओं में के थ्रू करते हैं, जिससे कोशिकाएँ इनका चेंज कर लेती हैं। जैसे मान लो स्पंज में अपन कैसे करते हैं? मान लो ये शरीर गुहा है, यहाँ पर सेल्स लगी हुई हैं। ये सेल्स लगी हुई हैं। पानी अंदर आया और अंदर आने के बाद मान लो बाहर निकल गया। वो पढ़ते हैं ना अपन, छोटे-छोटे होल्स होते हैं, उनसे पानी अंदर आता है। छोटे-छोटे होल्स से पानी अंदर आता है, फिर इस बड़े वाले होल ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। तो जब पानी अंदर आके बाहर गया, उस समय पे ये सेल्स जो होती हैं ना यहाँ पर जो इसको अस्तर करती हैं, वो अपने काम की चीज़ें रख लेती हैं और हानिकारक चीज़ों को उसी में निकाल देती हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। विशेष तरल का उपयोग करते हैं जटिल प्राणी। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करती है। सारा काम तो मेनली रुधिर कर देता है, पर कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलती हैं। ये कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में ये कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन से विशिष्ट तत्व। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका यानी ऊतक द्रव के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। ये क्या लिखा है बेटा? लसिका को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक द्रव। अब इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम इसमें पहला टॉपिक क्या उठाएंगे? रुधिर। पहला टॉपिक क्या उठाएंगे? रुधिर। सबसे पहले बेटा आपसे पूछा जाए रुधिर क्या है, ब्लड क्या है? तो ब्लड बेटा एक टिश्यू है। अगर टिश्यू है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ये कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है कि कनेक्टिव टिश्यू है कि मस्कुलर टिश्यू है कि नर्वस टिश्यू है? बताओ कौन सा टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक है। उसमें भी कौन सा संयोजी ऊतक है? विशिष्ट। विशिष्ट के अंदर भी कौन सा बेटा? तरल। विशिष्ट के अंदर भी कौन-सा? तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर ऊतक है बेटा संयोजी ऊतक तो याद करो हम बोलते हैं हमेशा संयोजी ऊतक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। क्या-क्या होता है? आधात्री,
कोशिका और तंतु ऐसा बोलते हैं। तो तंतु तो इसमें एब्सेंट है, तंतु तो इसमें एब्सेंट होता है तरल संयोजी ऊतक में। आधात्री होगा जो कि तरल है, और सेल्स होंगी, ये तीन चीजें होंगी। अब यही रुधिर के आधात्री को ही हम क्या कहते हैं? रुधिर के आधात्री को ही हम कहते हैं बेटा प्लाज्मा। यानी कि ब्लड टिश्यू के अंदर क्या क्या हो गया? ब्लड टिश्यू के अंदर हो गया ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स, प्लाज्मा प्लस सेल्स। ऐसे समझ के करिए तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फीड रहेंगी। ठीक है, अब देखो यही लिखा है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा, मैट्रिक्स का ही नाम दिया है प्लाज्मा, द्रव आधात्री मैट्रिक्स का ही नाम दिया है बेटा प्लाज्मा, तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो एक तो क्या दिया है, क्या पाया जाता है? द्रव्य आधात्री, और दूसरा क्या पाया जाता है बेटा? संगठित संरचनाएं। अब संगठित संरचनाएं के अंदर क्या आता है? सेल्स आती हैं। अभी हम एक एक करके ये भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला लिया प्लाज्मा, सबसे पहले हमने क्या लिया? इसका तरल प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आप क्या लिख दोगे? प्लाज्मा को आप लिख दोगे ब्लड का क्या है? ये होता है ब्लड का द्रव्य आधात्री मैट्रिक्स। ठीक है, द्रव्य आधात्री है ये ब्लड का। अब इसमें क्या क्या करते जाएंगे हम मार्क, क्या क्या चीजें होती हैं? हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा तरल होता है, रक्त के आयतन लगभग 50% होता है। ब्लड में 55% क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा, और बचा हुआ 45% होता है सेल्स या संगठित पदार्थ। ठीक है, अब आ जाओ, प्रद्रव्य में 90 to 92% जल तथा 6 to 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ये क्या कह रहा है? अब अब बेटा आपको ये प्रद्रव्य जो लिखा है ना, अब ब्लड का नहीं, ब्लड का तो 55% प्लाज्मा होता है। अब जितना प्लाज्मा है उस लिक्विड में 90 से 92% ये हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा में हम क्या बोलेंगे? हमने मान लो हेडिंग लगाई प्लाज्मा, हमने मान लो हेडिंग लगाई प्लाज्मा। ठीक है, तो ये रुधिर का, ध्यान देना, रुधिर का 55% है। अब प्लाज्मा का संगठन लिख रहे हैं। अब 55% है, ठीक है। अब इसका संगठन लिखोगे तो इसमें बेटा 90 से 92% क्या है? पानी है। ठीक है, 6 to 8% क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स भी जैसे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं वो देखो, प्रोटीन्स भी देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे होता है बेटा इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन, फिर होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और कुछ पाए जाते हैं बेटा क्लॉटिंग कारक, क्लॉटिंग कारक। ठीक है, क्लॉटिंग कारक की एग्जांपल होती है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, याद आ रहा है ये सब कुछ? तो बस देखो यहाँ पर अब प्रद्रव्य का 90 to 92% क्या होता है? जल, 6 to 8% प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, देखो फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत होते हैं। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है, क्योंकि ये क्या है बेटा? क्लॉटिंग कारक है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग, ग्लोब्यूलिन का उपयोग किस चीज में होता है? ग्लोब्यूलिन का उपयोग होता है प्रतिरक्षा में, ग्लोब्यूलिन का उपयोग होता है प्रतिरक्षा में, और एल्ब्यूमिन का उपयोग होता है परासरणी संतुलन में। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। परासरणी संतुलन क्या होता है? ऑस्मो
रेगुलेशन मतलब कि हमारी बॉडी में कितने पानी में कितना सॉल्ट है, कितने आयन है, ये सब कुछ क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन प्रोटीन्स होते हैं इसमें। एल्ब्यूमिन किसमें हेल्प करता है? एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन में। और ग्लोबुलिन किसमें हेल्प करता है? प्रतिरक्षा में। इसकी पूरी डिटेल आप बाद में इम्यून सिस्टम में 12th क्लास के सब सिलेबस में भी पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा 1 to 2% में प्लाज्मा में क्या पाया जाता है बेटा? 1 to 2% में अनेक खनिज आयन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि। ठीक है, शरीर के में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, संक्रमण की अवस्था यहाँ पर क्या है बेटा? संक्रमण की अवस्था का मतलब होता है कि हमेशा ये आपके ब्लड में पाए जाएंगे। यहाँ पे संक्रमण का मतलब ये नहीं है कि किसी प्रतिजन ने संक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। यहाँ पर संक्रमण का ये मतलब है कि ये चीजें हम कभी भी ब्लड में जीरो नहीं होंगी। अगर मान लो ज्यादा हो गई तो कहीं बढ़ जाएंगी, कम हो गई तो कहीं से आ जाएंगी। मतलब हमेशा ये आती जाती रहती है और अपना एक अमाउंट मेंटेन करने की कोशिश करती है हमारे ब्लड में। अगर ये अमाउंट ऊपर नीचे हुआ तो कोई ना कोई बीमारी होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये लाइन देखो, बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अब ये समझना मेरी बात। हमको बोला गया हमको बोला गया कि ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा में बोला गया पानी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और भी चीजें होती हैं, वो भी लिख लो। वो भी लिख लो बेटा, लिखी हुई हैं आपके पास, तो दोबारा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा 1 to 2 बचा हुआ जो परसेंट है उसमें क्या क्या होता है। हमेशा इसमें आपको मिलेगा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड, क्योंकि ये हमेशा ही संक्रमण की अवस्था में रहते हैं। और क्या मिलेगा बेटा? आयंस मिलेंगे। ठीक है, आयंस में जैसे एनसीईआरटी ने बोला है सोडियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि इतनी सारी चीजों में से अगर क्लॉटिंग कारक को हटा दिया तो जो प्लाज्मा बचा, मतलब जिसमें पानी बचा, जिसमें एल्ब्यूमिन बचा, ग्लोबुलिन बचा, ऐसा नहीं कि प्रोटीन ही नहीं है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और जो प्रोटीन्स हैं वो हैं, पानी है, आयंस हैं, ये सारी चीजें हैं, बस क्या नहीं है? क्लॉटिंग कारक नहीं है। तब ये ऐसे प्लाज्मा को जो क्लॉटिंग कारक से रहित हो, उस प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, यही लाइन यहाँ पर दी हुई है। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। दो तरह से पूछा जा सकता है, प्लाज्मा से भी और ब्लड से भी। जैसे देखो, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस संगठित पदार्थ। ठीक है, अब प्लाज्मा इज इक्वल टू क्या है? प्लाज्मा इज इक्वल टू है वाटर प्लस प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें हैं, चलो इसको लिखते नहीं है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब कह रहा है प्लाज्मा इज इक्वल टू, ऐसे लिख देती हूँ कि अगर इसी इक्वेशन से प्लाज्मा बनाना तो ब्लड माइनस संगठित पदार्थ, ब्लड में से आप संगठित पदार्थ हटा देंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, और इसी में से अगर आपने साथ ही साथ क्या बना दिया, क्या हटा दिया? स्कंदन कारक, स्कंदन कारक अलग से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम
प्लस स्कंदन कारक। ठीक है, अगर आपने प्लाज्मा में से स्कंदन कारक निकाल दिया, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा में से माइनस कर दो स्कंदन कारक को। सिंपल। जो लिक्विड है पूरा का पूरा, उसमें पानी रहने दो, बाकी के प्रोटीन्स रहने दो, आयंस वगैरह रहने दो, सिर्फ स्कंदन कारक निकाल दो, तो जो लिक्विड बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। ये वाला आपको लाइन एनसीईआरटी ने लिख के दिया है। ठीक है, अगर यही चीज ब्लड से पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लड इज इक्वल टू, सॉरी, सीरम इज इक्वल टू, सीरम इज इक्वल टू ब्लड माइनस प्लाज्मा में से तो सिर्फ क्लॉटिंग कारक निकालोगे तो सीरम बन जाएगा, और ब्लड से पूछेगा तो ब्लड में से संगठित पदार्थ भी निकालो और साथ ही साथ स्कंदन कारक भी निकालो। क्योंकि संगठित पदार्थ निकालते ही देखो, ब्लड में से संगठित पदार्थ निकालते क्या बचेगा? प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से स्कंदन कारक निकाल के क्या बचेगा? सीरम। तो अगर सीरम को हमें ब्लड से पूछे, तो सीरम को अगर ब्लड से पूछेगा तो ब्लड में से आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? संगठित पदार्थ और स्कंदन कारक। तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सीरम। तो डिपेंड करता है बेटा कि सीरम किससे पूछा गया है। प्लाज्मा से पूछा गया है तो सिर्फ स्कंदन कारक निकालिए, और ब्लड से पूछा गया है तो संगठित पदार्थ भी निकालिए, बचेगा प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा में से स्कंदन कारक निकालिए, यानी ब्लड में से संगठित पदार्थ और स्कंदन कारक निकालेंगे तब जाके बचेगा सीरम। ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसके अलावा ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे किससे? संगठित पदार्थ से। इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह पढ़ना है। इसके बाद रक्त समूह आएगा, फिर हम एबीओ समूह पढ़ेंगे, फिर आरएच समूह पढ़ेंगे, और फिर रक्त स्कंदन पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे लसिका पर, और फिर आएगा परिसंचरण पथ। ऐसे करके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।